बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सर हुसैन अगेन विद अ न्यू लेक्चर। सो हम आज नए लेक्चर के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था कि हम लोग डिस्कवरीज डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हैव डिस्कस्ड एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वी हैव डिस्कस्ड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टू टॉपिक्स। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पिछली क्लास के अंदर हमने लेक्चर के अंदर डिस्कवरी ऑफ हमने कवर किया था प्रोटॉन की, कैसे प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था, सही है। और फिर उसमें मैंने ये बताया था कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के रिज़ल्ट में हमें कौन से रेस डिस्कवर्ड हुई थी। कैनाल रेज हमें डिस्कवर्ड हुई थी प्रॉपर्टी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के रिज़ल्ट में, सही है। तो आपसे पेपर के अंदर यूँ भी क्वेश्चन करेगा कि आप उन रेज की प्रॉपर्टीज़ लिखें जिसके जो कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के रिजल्ट्स में मिली थी, सही है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है वो पेपर में कि आप डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से जो रेज इन्वेंट हुई हैं उन रेज की प्रॉपर्टीज़ लिखें। उन रेज की प्रॉपर्टीज़ पिछली क्लास में हमारे पास जो कि टाइम कम था तो हमने डिस्कस नहीं की थी। आज हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन। तो आए सबसे पहली प्रॉपर्टी कि प्रॉपर्टी ऑफ कैनाल रेज क्या है हमारे पास। प्रॉपर्टी ऑफ कैनाल रेज में कह रहा दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस डायरेक्शन अपोजिट टू द कैथोड रेज। सिंपल, आप लिख देंगे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस बट अपोजिट इन अपोजिट टू कैथोड रेज। कैथोड रेज के अपोजिट हमेशा ये रेज क्या होती हैं, ट्रैवल करती हैं। क्यों? क्योंकि कैथोड रेज के अपोजिट ये रेज क्या करती हैं, हमेशा ट्रैवल करेंगी, क्योंकि रिपेल होती हैं हमेशा चार्जेस। मैंने कहा था कैथोड हमारे पास क्या है, एक ऐसा टर्मिनल होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये एनोड से चूँकि हमारे पास क्या होती है, ये रेस जनरेट होती हैं और इनके ऊपर ख़ुद क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये हमेशा इन चार्जेस के अगेंस्ट में ट्रैवल करेंगे। तो सिंपल आप बता सकते हैं कि स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करती हैं और हमेशा से क्या होती हैं, अपोजिट टू द कैथोड रेज होंगी। कैथोड रेज के अपोजिट ये रेज ट्रैवल करती हैं। बहुत सिंपल पॉइंट है, सही है, कि ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइंस एंड अपोजिट टू द कैथोड रेज। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, अच्छा ये भी हमें क्या शो करती है, डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। डिफ्लेक्शन आप लिख देंगे shows deflection in electric and magnetic fields। अच्छा क्लास, ये सेकंड पॉइंट है हमारे पास। सेकंड पॉइंट में आप क्या बता रहे हैं कि ये डिफ्लेक्शन शो करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। इससे हमें ये पता चल रहा है कि इनके डिफ्लेक्शन होने से ये डिफ्लेक्ट कर जाती हैं रेज जब हम इनको गुजारते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से या हम इनको गुजारते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये रेज डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, यानी उस तरफ टर्न हो जाती हैं, उस तरफ अट्रैक्ट होती हैं। डिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि उस तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये चार्जेस क्या हैं, ख़ुद पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, सही। यानी इन कैनाल रेज के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज जिस होते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिवली चार्जेस होते हैं, सही है। इससे हमें ये भी प्रूफ होता है, सही है, क्योंकि ये ख़ुद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, इनके अपने ऊपर चार्जेस हैं, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट
शोज डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। मैंने आपको पिछले रेज जब मैं समझा रहा था आपको अल्फ़ा और जो रिजल्ट्स में आए थे कि इसके डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के, तो उसमें भी हमारे पास सेम पॉइंट था, वो भी हमें क्या करते थे, डिफ्लेक्शन शो करते थे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर। सेम पॉइंट यहाँ पर भी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अच्छा, द नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। अच्छा, जो ट्यूब के अंदर मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करते हुए बताया था कि ट्यूब के अंदर जो गैस होती है उस पर डिपेंडेंट होती हैं कैनाल रेज, तो ये पॉइंट बन जाएगा कैनाल रेज डिपेंड्स अपॉन the nature of gas। अच्छा, नेचर ऑफ गैस मैंने आपको बताया था कि उस ट्यूब के अंदर, जिस ट्यूब में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा था, उसके अंदर हम गैस फिल आउट करते थे, है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो गैस हम फिल आउट करते हैं उसमें हमने ये ख्याल रखना है कि हम कौन सी गैस फिल कर रहे हैं। सही है, जो गैस एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज़ की गई थी हम सेम गैस यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका नेचर ऑफ कैनाल रेज टोटली डिपेंडेंट है नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। सही है, इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दें, गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। सही है, जो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस होगी उन पर ये रेज डिपेंडेंट होती है। सही है, ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी थी किसकी, कैनाल रेज की। सही है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ये जो रेज है हमारे पास, ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती कभी भी। सही है, ये कब प्रोड्यूस होती हैं, जब कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करें, कोलाइड करें गैस मॉलिक्यूल्स के साथ, तो ये वाली रेज हमारे पास क्या होती हैं, जनरेट होती हैं। तो सिंपल करके इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ कि हम ये लिख देते हैं कि these rays do not originate from the anode, these rays do not originate from the anode। These rays do not originate from anode। सही है, ये रेज एनोड से नहीं निकल रही, ये रेज बेसिकली कहाँ से आ रही है, ये रेज आ रही है कोलिजन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स एंड कैथोड रेज। जो उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड रेज हमारे पास ट्रेवल कर रही थी, आपने देखा था जब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमारे पास जो रेज, जो कैथोड रेज ट्रेवल कर रही थी वो, प्लस जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उस गैस के अंदर, उनके आपस में कोलिजन से हमारे पास ये रेज जनरेट होनी थी, जिनको हम क्या कह रहे हैं, कैनाल रेज। यहीं से हमें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का भी पता चला था। तो ये रेज कभी भी एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती। तो मैंने इसको शॉर्ट करके लिख दिया है, इसकी आगे की एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं कि आप इसको ये बता सकते हैं कि ये रेज एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती, फिर कैसे ओरिजिनेट होती है, ये रेज आई कहाँ से। तो उसकी सिंपल स्टोरी ये है कि कैथोड रेज जो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ट्रैवल कर रही थी वो, और जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनके बिटवीन आपस में कोलिजन हो रहा था, उस कोलिजन के रिज़ल्ट में हमारे पास ये रेज जनरेट हो रही थी। तो ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि अक्सर बच्चे यहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं कि कैनाल रेज को ये समझ रहे होते हैं कि ये एनोड की तरफ से जनरेट होती हैं, हालांकि एनोड से जनरेट
नहीं होती, ऐसा नहीं है। कहाँ से जनरेट हो रही हैं ये रेज़, मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, सही है। अच्छा, एक और पॉइंट है, इसको भी ज़रा देख लें कि मास इन जो पार्टिकल्स हैं इनका मास क्या होता है, इक्वल टू द प्रोटॉन और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। मास ऑफ दिस पार्टिकल वाज फाउंड इक्वल टू द प्रोटॉन। तो नेक्स्ट पॉइंट, मास ऑफ these particles equal to मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनका मास क्या होता है, इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ मैं, दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। सही है, इनका मास क्या होता है, इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। सो यहाँ पर हमारे कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज़ यहाँ हमारी वाइंड अप होती हैं। 1 2 3 4 एंड 5 दीज आर इनफ। ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह समझें और इनको याद भी करें, और पेपर में ये पूछ सकता है और पास में ये आ चुका है कि कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज़ आप लिखें या फिर कोई 3 2 4 लिखने को आपको दे सकता है। और ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने यहाँ पर ये याद रखना है क्लास कि जो कैनाल रेज डिस्कवर्ड हुई हैं ये कौन से एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में डिस्कवर्ड हुई है। तो अगर आपसे कोई पूछे या पेपर के अंदर पूछे तो आपने ये याद रखना है कि कैनाल रेज हमेशा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के रिज़ल्ट में हमें मिली है, सही है। तो ये बात हो गई यहाँ पर ख़त्म। सो अब हम मूव करते हैं और हम इस चैप्टर की लास्ट डिस्कवरी की तरफ जाते हैं जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये हमारी लास्ट डिस्कवरी है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ बढ़ते हैं और बहुत इजी है। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुई, जब डिस्कवर हुआ प्रोटॉन और डिस्कवर हुआ इलेक्ट्रॉन तो साइंटिस्ट ने जो है फर्दर सोचा कि इस एटम के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स मौजूद हैं जो कि अभी इन्वेंट नहीं हुए। वो कैसे पता चला? अच्छा, सबसे पहले जो बात आती है वो आती है रदरफोर्ड की। इसके अंदर इसमें आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन बता देंगे, यानी रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था, सही है। इसने क्या किया, रदरफोर्ड ने, इस साइंटिस्ट ने किया 19, ये ईयर था आपका 1920, सही है। रदरफोर्ड ने 1920 में क्या ऑब्जर्व किया था क्लास, 1920, सही है। 1920 में रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि एटम जो है, जब उस एटम का मास कैलकुलेट किया गया और एटम में मौजूद पार्टिकल्स जो मौजूद थे उसके अंदर उनका मास कैलकुलेट किया गया तो उन मासेस में क्या आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था। किस तरह? फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि ये एक एटम है, यहाँ पर हमारे पास सेंटर में क्या है, प्रोटॉन है, और यहाँ पर हमारे पास इसके शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, सही है। ये इलेक्ट्रॉन है और ये पूरा हमारा एटम है, सही है। अब यहाँ पर हुआ क्या, जब उसने मासेस कैलकुलेट करने शुरू किए इनमें मौजूद पार्टिकल्स के, अच्छा, इनमें मौजूद पार्टिकल के मासेस कैलकुलेट करने शुरू किए तो मासेस इक्वल नहीं आते। फॉर एग्जांपल इस पूरे एटम का अपना मास, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ कि 10 ग्राम जब उसने कैलकुलेट किया। ये कोई एक ऐसा एटम है जिसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। उसने क्या किया, कुछ एटम्स उठाए, उनके मासेस को कैलकुलेट करना शुरू किया। जब उसने कैलकुलेट करना शुरू किया इस पूरे का तो इसका कितना आया, 10 ग्राम आया।
फिर उसने कहा कि यार मैं इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट करता हूँ। जब उसने इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट किया तो इलेक्ट्रॉन का मास फॉर एग्जांपल उसको मिला 4 ग्राम। सही है। इसी तरह उसने जब हमें कैलकुलेट करना शुरू किया प्रोटॉन का मास, तो प्रोटॉन का मास उसको फॉर एग्जांपल मिला 2 ग्राम। सही है। अब इस पूरे का मास कितना है क्लास? इस पूरे का मास है हमारे पास 10 ग्राम। सही है। और 2 ग्राम और 4 ग्राम यानी इस एटम में मौजूद जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, इन दोनों के मासेस को जब कंबाइन किया उसने, यानी 2 ग्राम को प्लस किया 4 ग्राम में, तो ये कितना आ रहा है? 2 + 4 6 ग्राम आ रहा है। सही है। हालांकि आना कितना चाहिए था? आना 10 ग्राम था। क्यों? क्योंकि इसका इटसेल्फ मास कितना कैलकुलेट हो रहा था? 10 ग्राम हो रहा था। अब उसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स का जब मास निकाला गया और उनका सम किया गया तो ये कितना आ रहा था? ये आ रहा था 6 ग्राम आ रहा था। तो यहाँ से रदरफोर्ड को एक हिंट मिल गई, एक उसको इशारा मिला कि एटम के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स मौजूद हैं जो कि कुछ मास रखते हैं। सही है। वो मिसिंग पार्टिकल्स इसके अंदर मौजूद हैं जिनको सर्च किया जाए, जिनको फर्दर साइंटिस्ट को ये बता दिया गया कि इनको फर्दर सर्च किया जाए, इसके अंदर और पार्टिकल्स मौजूद हैं। इस चीज़ से उसको पता चला कि एटम का ओवरऑल मास तो 10 ग्राम आ रहा था यहाँ पर। सही है। जब उसने इन पार्टिकल्स के मासेस कैलकुलेट किए तो फॉर एग्जांपल उसका 6 ग्राम आया। तो आना क्या चाहिए था? 10 ग्राम आना चाहिए था। तो जो मिसिंग पार्टिकल्स हैं उनके मासेस का नहीं पता, और वो मिसिंग पार्टिकल क्या है उसके बारे में हमें नहीं पता। तो यहाँ से रदरफोर्ड ने 1920 के अंदर ये प्रूव किया कि एटम के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स मौजूद हैं हिडन, जो कि अभी डिस्कवर्ड नहीं हुए। उनकी डिस्कवरी अभी होनी है, उनका डिस्कवर करना बाकी है। तो साइंटिस्ट सोचने लग गए, सोचने में मजबूर हो गए कि ऐसा कौन सा पार्टिकल हो सकता है कि अभी इस एटम के अंदर मिसिंग है। सही है। तो जब सर्च करते गए और बात पहुंची किस तक? 1932 के अंदर किस तक पहुंच गई? चैडविक। दूसरा साइंटिस्ट आ गया कौन? चैडविक आ गया। सेकंड साइंटिस्ट आ गया हमारे पास चैडविक 1932। सही है। आफ्टर सर्चिंग, आफ्टर रिसर्च और आफ्टर एनालिसिस करने के बाद चैडविक वो साइंटिस्ट था जिसने इस रदरफोर्ड की हिंट को, इस रदरफोर्ड की बताई हुई हिडन पार्टिकल को क्या किया? इन्वेंट किया, डिस्कवर्ड किया, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है न्यूट्रॉन। सही है। अब इसने कैसे डिस्कवर किया? उसके लिए बहुत सिंपल उसने काम किया है। उसने क्या काम किया है कि 1932 के अंदर चैडविक ने ये डिस्कवर किया कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है, थर्ड पार्टिकल, जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। और उसने ये भी बता दिया कि इस न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता, बट इसका मास मौजूद होता है। उसने इसलिए कोई चार्ज नहीं होता या इसलिए उसने इस बात की कंफर्मेशन की या ये बताया हमें कि ऑलरेडी जो हमारे पास पार्टिकल डिस्कवर्ड हो चुके थे उसमें एक प्रोटॉन था जिस पे पॉजिटिव चार्ज था, और हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हो चुका था जिस पे नेगेटिव चार्ज मौजूद था। अब जाहिर सी बात है, एक प्रोटॉन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो अब ऐसा पार्टिकल होगा जो कि जाहिर सी बात है न्यूट्रल होगा उसके ऊपर, यानी कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो चैडविक ने यहाँ से ये कंफर्म किया कि न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। यहाँ से उसने प्रेडिक्ट की ये बात, और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को देखते हुए। ठीक है। ये सारी स्टोरी आपने बहुत अच्छी तरह सुननी है, और इसको आपने जब पेपर में आए तो ऑनवर्ड्स में भी इसको आपने बना के लिखना है, और आपने किस तरह पेपर में अटेम्प्ट करना है मैं उसको एंड में डिस्कस करूँगा और बताऊँगा अभी जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा। उसने क्या किया 1932 के अंदर उसने किया कि बम्बार्डमेंट की अल्फ़ा पार्टिकल्स की ऑन द बेरिलियम। सही है। बेरिलियम के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। तो ये इक्वेशन एक है मशहूर
ये बेरिलियम है प्लस ये हीलियम है। हीलियम के न्यूक्लियाई को उसने एज अल्फ़ा पार्टिकल्स यूज़ किया था। सही है, हीलियम के न्यूक्लियाई को उसने क्या किया था, एज अल्फ़ा पार्टिकल्स यूज़ किया था। अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की थी इस बेरिलियम के ऊपर। सही है, जब इस पे पार्टिकल्स पे उसने क्या किया, बम्बार्डमेंट की, तो रिज़ल्ट में क्या मिला, हमें कोल मिला यानी कार्बन आया। सही है, हमें कोल मिला और हमारे पास रेडिएशंस आई बहुत सारी। सही है, हमें कार्बन मिला और सेकंड में हमारे पास क्या आया, बाय प्रोडक्ट रेडिएशंस आई। सही है, यहाँ पर अगर हम क्या करें, इसको बैलेंस कर दें तो 4924 ये होता है 49, ये होता है 24। सही है, एटॉमिक नंबर इसका 2 और हीलियम का मास 4 होता है। बेरिलियम का 4 और 19 क्या होता है, इसका एटॉमिक मास होता है 9। इसी तरह कार्बन में देखें तो कार्बन 612 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास इसका कितना होता है, 12 होता है। इसी तरह हम बात करें तो हमारे पास जो पार्टिकल आया उसका 0 1, यानी ये हमारे पास कौन है, रेडिएशंस आई हैं। इन्हीं रेडिएशंस को और इन्हीं रेज़ को उसने क्या नाम दिया कि ये हाईली पेनेट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, और इनसे क्या किया, इन्हीं रेडिएशंस को नाम दे दिया न्यूट्रॉन का। सही है, यूँ हमें न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड हुआ। इस इक्वेशन को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखें उसने क्या किया, हीलियम एक एटम है, उसके न्यूक्लियाई को एज अ पार्टिकल्स यूज़ किया और उन पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया, यानी उनकी बम्बार्डमेंट की बेरिलियम पर। BE स्टैंड फॉर बेरिलियम। जब इसने हीलियम न्यूक्लियाई को बम्बार्डमेंट की बेरिलियम पर, तो उसको क्या रिज़ल्ट मिला, रिज़ल्ट में उसको क्या मिला, कार्बन मिला यानी कोल मिला और हाईली पेनेट्रेटेड रेडिएशंस मिली। सही है, हाईली पेनेट्रेटेड रेडिएशंस जनरेट हो रही थी। सही है, उन रेडिएशंस को, ये जो हाईली पेनेट्रेटेड रेडिएशन जनरेट हो रही थी, इनको उसने क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन, और कहा कि यही हमारे पास न्यूट्रॉन है। इसी तरह उसने फाइनल ये बताया, उसने ये डिस्कवर्ड किया कि दीज पेनेट्रेटेड रेडिएशंस आर नोन एज द न्यूट्रॉन एंड दीज रेडिएशंस एंड दीज न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। क्लियर? तो ये है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आई एम रिपीटिंग अगेन, इसको मैं समराइज़ कर रहा हूँ 5 मिनट के अंदर। ज़रा देखें कि पूरे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को मैं ज़रा समअप कर रहा हूँ। आपने इसको हेडिंग वाइज अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप इसमें सबसे पहले बता देंगे कि भाई इंट्रोडक्शन में आपको पता है क्या बताना होता है। हमेशा मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी समझाया है कि इंट्रोडक्शन के अंदर हम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या जो भी डिस्कवरी है उसको हम क्या करते हैं, उसके साइंटिस्ट, उसके सन को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की, तो मैं अपने इंट्रोडक्शन में लिख दूँगा कि चैडविक डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन इन द ईयर 1932। सही है, थ्रू द बम्बार्डमेंट ऑफ द हीलियम न्यूक्लियाई ऑन द बेरिलियम पार्टिकल्स। उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट में अल्फ़ा पार्टिकल्स को, हीलियम न्यूक्लियाई को क्या किया था, हीलियम न्यूक्लियाई को बम्बार्ड किया था बेरिलियम पर। यूँ रिज़ल्ट में उसको क्या मिले थे, न्यूट्रॉन मिला था। तो आप अपने इंट्रोडक्शन में यही बताएंगे, सिंपल। सही है, आप ये भी बता सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में कि रदरफोर्ड ने 1920 के अंदर क्या किया, कुछ मासेस का, कुछ एटम्स का मास कैलकुलेट किया, तो वो मास क्या आ रहा था, अनइक्वल ऑब्जर्व हो रहा था। तो रदरफोर्ड ने ये हिंट दी कि एटम के अंदर एक ऐसा हमारे पास पार्टिकल मौजूद है जो कि हिडन है, जो कि अननोन है, अभी तक किसी को पता नहीं है। उस पार्टिकल को हमने क्या करना है, डिस्कवर करना है। ये हमें रदरफोर्ड ने हिंट दी, आप वो भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें इंट्रोडक्शन बताने के बाद आप इसके अंदर फर्दर ये लिख सकते हैं क्लास कि उसने वर्किंग कैसे की थी। सही है, उसने वर्किंग कैसे की थी, आप वर्किंग लिख दें, वर्किंग की हेडिंग डालें।
अच्छा, वर्किंग उसने कैसे की थी? उसने कुछ भी नहीं किया था, सिंपल हीलियम का न्यूक्लियाई लिया था, सही है, और उसको बम्बार्ड किया था बेरिलियम पर। तो आप ये बताएंगे कि चैडविक इन 1932 टेक द हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम के जो न्यूक्लियाई था उसको उसने क्या किया था कि एज अ अल्फ़ा पार्टिकल्स यूज़ किया था। तो आप इसमें बताएंगे कि व्हेन ही बम्बार्डेड और व्हेन चैडविक बम्बार्डेड अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑन द बेरिलियम, सही है, ही ऑब्जर्व दैट हाईली पेनिट्रेटेड रेडिएशंस वर प्रोड्यूस, दीज रेडिएशंस वर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स, सही है। आपने ये बता दिया कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की, उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की बेरिलियम पर, तो उसने क्या ऑब्ज़र्व किया? हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस को ऑब्ज़र्व किया। इन्हीं हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस को उसने क्या नाम दे दिया? उसने नाम दे दिया न्यूट्रॉन्स का। ये आपकी सारी वर्किंग हो जाएगी, सही है। इसी तरह नेक्स्ट हेडिंग आप दे सकते हैं इक्वेशन की। ये जो इक्वेशन बनी हुई है हमारे पास, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बाज़ औक़ात सिर्फ इक्वेशन लिखने को आ जाती है। तो इक्वेशन में आप क्या करेंगे? सेम इक्वेशन उठा के कॉपी कर देंगे कि बेरिलियम प्लस हीलियम कोल मिला और हमें क्या मिला? रेडिएशंस मिले न्यूट्रॉन की शक्ल में, न्यूट्रॉन की सूरत में। तो 4 9 होता है, ये 2 4 होता है, सही है। तो आपने पूरी इक्वेशन एज इट इज़ आपने यहाँ पे कॉपी कर दी। तो मेरे ख़्याल से इसके अंदर और एज सच कोई हेडिंग्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कोई एज सच डायग्राम भी नहीं कि आप डायग्राम की हेडिंग बनाएं। तो आप इन 3 स्टेप्स के अंदर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है छोटा सा, इसको आप क्या कर सकते हैं? आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये वाली जो स्टोरी मैंने बताई थी कि मासेस कैलकुलेट किए तो मासेस इक्वल नहीं आई थी, ये स्टोरी भी आप अपने माइंड में रखें ताकि आपको कहीं नीड हो तो इस स्टोरी में आप उसको मेंशन कर सकें या लिख सकें। असल में स्टार्ट हुई थी कहानी रदरफोर्ड से, ठीक है। सो अब हम आगे मूव करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स में हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मिली, यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन, इनको कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। तो आए हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ी सी हैं, हम 1 बाय 1 उनको डिस्कस करते हैं। 2 से 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज दैट आर न्यूट्रल, ये तो सिंपल है, सबको पता है कि न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज। न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। नेचर में न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। और हमारे पास न्यूट्रल कैसे होते हैं? कोई चार्ज नहीं होता इन पर, ये मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन पे ऑलरेडी नेगेटिव था, प्रोटॉन पे ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो ये दोनों चार्जेस हमारे पास डिस्कवर्ड हो चुके थे। तो चैडविक ने क्या नाम दिया पार्टिकल्स को कि ये पार्टिकल्स न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज़ दे आर हाईली पेनेट्रेटिंग। ये क्या होते हैं? हाईली पेनेट्रेटिंग होते हैं। आपने सेकंड लिख दिया हाईली पेनेट्रेटिंग, इसका क्या मतलब है अभी बता देते हैं। अच्छा, हाईली पेनेट्रेटिंग का मतलब ये है कि अगर ये रेज किसी फॉइल, किसी गोल्ड फॉइल पर अगर ये रेज पड़ जाएं तो ये उनको क्या कर देगा? उनके अंदर चले जाएगा, उनको क्रॉस कर जाएगा, उनको पेनेट्रेट कर जाएगा। पेनेट्रेट मीन्स उसके अंदर घुस जाना, उसको उसमें से क्रॉस होना, उनको पेनेट्रेट कर जाना। तो ये हाईली पेनेट्रेटिंग रेज होती है, सही है। जब आप इनको किसी फॉइल के ऊपर, किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान किसी गोल्ड फॉइल पे या किसी फॉइल पे आप इनको जब रेडिएशंस डालते हैं तो उनके अंदर ये क्या कर जाते हैं? पेनेट्रेट कर जाते हैं, इन हो जाते हैं, यानी इन हो जाना इनके अंदर। अच्छा, इनका मास क्या होता है क्लास? मास ऑफ दिस पार्टिकल वाज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन।
मास इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, ये आपके बुक के अंदर भी लिखी हुई है प्रॉपर्टीज़, तो आप उनको वहाँ से भी देख सकते हैं अगर यहाँ पे समझ ना आए। तो इनका मास क्या होता है, इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। सही है। तो यहाँ पर हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वाइंड अप हो गया। यहाँ पे हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ख़त्म। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 3 डिस्कवरीज थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम तीनों कंप्लीट कर चुके हैं। सही है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज़ हैं, आपने इनको याद रखना है, इनको अंडरस्टैंड करना है। अगर किसी स्टेप में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। वी आर winding here, we are finishing, we are stopping our lecture here. We will start a new topic of the same chapter number 2 in the upcoming lecture. So आप इस सब को रिवाइज़ करें, इसको मेमोराइज़ करें, इस लेक्चर को आप बार बार सुनें ताकि आपको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह समझ आ जाए। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देट, अल्लाह हाफिज़।